नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत में स्तंभों का इतिहास। उसकी जरूरत आज इसलिए पड़ी क्योंकि जब से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवनिर्मित संसद भवन के छत पर अशोक स्तंभ का एक विस्तृत कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तब से ही स्तंभ पर बवाल मचा है। वो बवाल राजनीतिक था और वो राजनीतिक सवाल है, लेकिन मैं राजनीति पर नहीं जाऊंगा। जब बात स्तंभों की हो रही है तो क्यों ना स्तंभ के इतिहास और तब स्तंभ का भूगोल, स्तंभ के प्रकार और स्तंभों की भारत में शुरुआत पर चर्चा किया जाए। मामला ऐतिहासिक है, इसलिए डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, जो कि एशियंट हिस्ट्री के एक जाने माने प्रख्यात इतिहासकार हैं, उनसे बढ़िया मेरे को और कोई आदमी नहीं मिल सकता। तो हमने आज आदरणीय डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी से सादर अनुरोध किया है कि कृपया स्तंभ के इतिहास पर हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन किया वो मैटर नहीं है, वो तो राजनीतिक प्रश्न है। आप इतिहास के नज़र में बताएं कि ये स्तंभ की पहली शुरुआत कहाँ से है, भारत के किस किताब में, किस पुस्तक में, किस समय में स्तंभों के विषय में बताया गया है और कब से स्तंभ स्थापित है, इस विषय में कृपया बताएं। मित्रों, भारत का ऐतिहासिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यष्टि, यूप, लकुट, स्तंभ, रथुण आदि नाम से काष्ठ शिल्प में बनते थे, ऐसा कहा गया है। ये वैदिक धर्म से युक्त थे और ये कहा गया है स्तंभों, ऋग्वेद में कहा गया है, स्तंभों को समस्त प्रजा के सुख सौभाग्य के लिए खड़ा किया जाता था। ऋग्वेद 3 मंडल अध्याय 8। देखिए, भारत में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब किया जाता था तो काष्ठ का एक खंड का, जोड़ वाला नहीं, एक खंड का यूप स्तंभ खड़ा करने का विधान था। और ऐसा कहा गया है कि जहाँ स्तंभ खड़ा किया जाता है वहीं सारे देवता का निवास हो जाता है। और किसी भी यज्ञ या कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं तो उसकी पूर्ति ये उस ये जो स्तंभ से जो हमारे सारे देवता का आह्वान करते हैं वहाँ से वह हमको वो पूरा हो जाता है। और यह परंपरा भारत में आज भी है। आज भी आप भारत शादी विवाह में आप देखते हैं, मैं तो पूर्वांचल बलिया का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जब कोई विवाह होता है तो विवाह में वहाँ एक हरिश गाड़ा जाता है। हरिश जो काठ का एक ही खंड का बना होता है, हरिश गाड़ते हैं और उसमें हम अपने देवता का, पृथ्वी देवता का, कुल देवता का, ग्रामीण देवता का आवाहन करके यज्ञ की स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं और हम अनुष्ठान करते हैं और यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे यज्ञ, ये यष्टि, ये स्तंभ देवता, हमारे यज्ञ को ये सफल बनाइए। ये परंपरा ऋग्वेद में धर्म की कल्पना वैदिक रूप में हो चुकी थी। वहाँ ब्रह्मचक्र, काल चक्र, ब्रह्मांड चक्र आदि नाम से पुकारा जाता था। और ये जो चक्र है, ये काष्ठ में हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में एक ही खंड का बनाने की विधि थी और स्थापित करके उसको हम पूजा करते थे। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि सबसे पहली बार भारत में कितने तरह के स्तंभ हुए? लौह स्तंभ, पाषाण स्तंभ, काष्ठ स्तंभ के विषय आपने बताया। और पहली विवरण हमारे किस धर्म ग्रंथ में है जहां पर स्तंभों के विषय में बताया गया है और किस पुस्तक में है? देखिए, ऋग्वेद में हमको पूर्ण रूप से उसका स्तंभों की चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने कहा, 3 मंडल के अध्याय 8 में ये ऋग्वेद है। ये इसमें ऋग्वेद में आप देखेंगे 3 मंडल के 8वें अध्याय में ये पूर्ण रूप से उसमें स्तंभ की चर्चा की गई है। हाँ, ऋग्वेद से लेकर के जो पत्थर में, पाषाण में हमको स्तंभ जो मिलते हैं वह निश्चय ही मौर्य काल का है। मौर्य काल का, और उसने
वो जो अशोक ने जो बनाया हमारे यहाँ, वो चुनार पत्थर का एक ही पीस का, एक ही खंड में निर्मित वो पूरे भारत में स्तंभ खड़ा किया। और स्तंभ खड़ा करने के जो उसका एक उद्देश्य था कि वो जो अनुष्ठान कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने शक्ति का प्रचार कर रहा है, अपने जो बुद्ध के प्रति उसकी जो आस्था हो गई थी, तो बौद्ध धर्म से जो आस्था हो गया था, तो उसके प्रचार के लिए पूरे भारत में आपके सहाजगढ़ी और के लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, ये अलग अलग जगह पर उसने स्तंभ खड़ा किया। और उसके चीनी यात्री डॉक्टर साहब एक मिनट नहीं, चीन की यात्रा मत करो। अशोक स्तंभ जो आम तौर पर प्रचलित है हमारे, जिसको हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया है, जो हमारे और आपके पासपोर्ट पर है, स्टैम्प पेपर पर है, वो 4 सिंहों वाला है। 3 सिंह दिखता है, 1 सिंह अदृश्य होता है। तो क्या पहली बार 4 सिंह कब हुआ? और इसके पहले देखा गया ना कई पुस्तकों में कि 1 सिंह वाला हुआ करता था, तो उस 1 सिंह का क्या मतलब है, 4 सिंह का क्या मतलब है, और इसमें क्या अंतर समझते हैं आप 1 सिंह और 4 सिंह? ये हमने आपको ये बताया कि ये जो स्तंभ जो खड़ा करने की परंपरा थी हमारे भारत में, जो मौर्य काल से अशोक ने शुरू किया पाषाण में, वो उसका ब्रह्म चक्र, भव चक्र, काल चक्र और उसको सुदर्शन चक्र, ये बरहुत, सांची, बोध गया, अमरावती के स्तूपों में भी इस तरह से ध्वज के साथ उसका अंकन किया गया है। और ये फिर जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसको ऋग्वेद में काल चक्र कहा गया है, वो विष्णु के आयुध के रूप में ही प्रयोग हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो अशोक ने जो बनवाया, तो अशोक जो स्तंभ जो खड़ा किया, तो अशोक के समय में जो स्तंभ थे, तो हमारे अशोक के जो निर्मित जो स्तंभ थे, वो उसकी क्या स्थिति थी, ये हमारे विदेशी चीनी यात्रियों की यात्रा विवरण से उनका झलक मिल जाती है। फाहियान ने 6 स्तंभों की चर्चा की है। वो आपके जो कुशीनगर से जब जाता है वैशाली से पाटलिपुत्र में, वो 6 स्तंभों की चर्चा करता है। और वेनसांग वो 15 स्तंभों की चर्चा करता है, जिसमें आपका कपिलवस्तु, श्रावस्ती, ये आपके कपिलवस्तु में 2-3, ये लुम्बिनी का, कुशीनगर का, वैशाली का, पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र में 2 स्तंभों की चर्चा करता है। एक जम्बूद्वीप के नाम से स्तंभ था, उसका भी उल्लेख करता है, राजगीर में उल्लेख करता है। और पी मुखर्जी को पटना में भी 6 स्तंभ मिले थे। लेकिन अभी हमको वो स्तंभ कहाँ थे, कैसे थे, आर्कियोलॉजिकल खुदाई में अभी हमको उसके नहीं कुछ मिले, अवशेष कुछ टुकड़े कहीं कहीं मिला है, उसको जो म्यूजियम में रखा हुआ है, उसे आभास होता है कि यह स्तंभ अशोक ने बनवाया था। लेकिन हाँ, ये अशोक के जो बनाए हुए स्तंभ थे, वो अशोक के जो बनाने पहले जो स्तंभ रहते थे, वो पहले आप ये देख रहे हैं, इस तरह के स्तंभ रहते थे, जो एक ये सिंह वाले जो है, ये अशोक स्तंभ जो है, ये लौरिया नंदनगढ़ का है, लौरिया नंदनगढ़ का है। उसी तरह से रामपुरवा का, उसके ऊपर बुल था। उस तरह से जो है लुम्बिनी में जहाँ बुद्ध का जन्म होता है, उसमें हर्ष था। उसी तरह से संकिसा में हाथी था। तो ये 4 जो पशु हैं, इन चारों पशुओं को सिंगल स्तंभ में ये अशोक ने खड़ा किया था। हाँ, सारनाथ में जो उसने बनाया है, सारनाथ का जो स्तंभ था, वो आपका आप बैठ बोले ना, मैं दिखा रहा हूँ। बैठ डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए, मैं उस मिस्त्री को दिखा देता हूँ, आप बैठ जाइए, बैठ करके बात करते हैं। मैं आप बोलते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तब तक वो स्तंभों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो सारनाथ का स्तंभ है, ये इसको दिखाइए। ये सारनाथ का मूल संग्रहालय में जो रखा हुआ है, वो मूल स्तंभ है। ये सारनाथ का मूल स्तंभ रखा हुआ था, और ये गिरा हुआ 1905 के खुदाई में सारनाथ से मिला, जो सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। हाँ, लेकिन जो मूल स्तंभ है, वो जो उसको जो रखा गया था वहाँ पर, जो अशोक ने बनवाया था, वो उसके आपके जो 6 खंड थे, उसके बड़े एक ही पीस में बना हुआ। एक मिनट।
आप बताते ये जाइए ये ऊपर जो चक्र है और इसमें नीचे चक्र है, इसका क्या मतलब मैं बता रहा हूँ कि नीचे जो है, ये नीचे जो एक बुनियाद पत्थर होता था जो चौकोर होता था, उसमें नीचे स्तंभ को नीचे खड़ा किया जाता था, उसके ऊपर वो चौकी होती थी जो उसमें मैंने जो फूलों का, अब इसमें जो पशुओं का है, ये फूलों का जो ललाट है, इसको आप देखेंगे, फिर इसको अंड कहते हैं, ये बीच वाले भाग को, ये दिखाइए ना, ये अंड है, और इसके बाद जो है ये चक्र होता है, और उसके बाद जो है ये आपका ये गोल अंड है, फिर उसमें पशुएं दिखाए गए हैं, और फिर यहाँ ये महाचक्र ऊपर वाला है, ये इसको दिखाए फोटो में आप। हाँ, दिखा रहे हैं ना, ये महाचक्र है, ये मूल ऐसा रहा होगा, ये मूल ऐसा रहा होगा। ये अब के स्तंभ में नीचे है ये, नहीं, अब ये जो मूल स्तंभ ऐसे खड़ा था ऊपर, लेकिन वो जो आपने जो सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है, वो ऊपर मूल स्थान से वो नीचे गिरा हुआ था, इसी कारण से जो खुदाई में मिला वो केवल स्तंभ वाला पोर्शन मिला, लेकिन मूल जो स्तंभ खड़ा था वो इस रूप में था। और इसमें आपका अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ के बीच में ये चक्र बना दिया गया है, ठीक है ना, ये जो बीच में चक्र बना दिया गया है, ये ऊपर और बीच के अंतर के विषय में बताइए। ये मैं बताया ना कि ये अंड भाग है। अच्छा, अंड भाग में इसमें 4 चक्र चारों तरफ है, और 4 पशु है इसमें, 4 पशु। अब डॉक्टर साहब एक प्रश्न आ गया, इन पशुओं के विषय में बताइए। हाँ, ये 4 पशु इसमें दिखाए गए हैं, पहले वृषभ है, फिर घोड़ा है, फिर ये शेर है, फिर ये हाथी है, ये चारों पशुओं का चित्रण है, और उसके बाद ये चक्र है। तो इसका ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टि से इसको मैंने उल्लेख किया है। ये खूसे जो हैं, ये उन्होंने एक बिगिनिंग ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट लिखा, उसमें ये उसको जो उन्होंने ये जोड़ा कि ये चारों देवता इंद्र, शिव, सूर्य और दुर्गा से संबंध जोड़ा, क्योंकि वाहन था उनका, और फिर उस तरह से ये जो आपके मैंने इससे जोड़ा खुशे ने, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित चारों पशु दिखाए गए हैं, क्योंकि बुद्ध का जो राशि थी वो वृषभ राशि थी, और घोड़े से दिखाने का मतलब ये है कि वह जो जो छोड़ा था राजपाट, वो घोड़े पर सवारी करके आए थे, और फिर वो नौकर का अपना वस्त्र दे दिया, नौकर का वस्त्र पहन के उन्होंने उसको छोड़ा, और फिर शेर का मैंने जो है अपने दृढ़ता के साथ वो अपने निर्णय को निडर बोलते थे, और हाथी जो ये फूसे कहते हैं, लेकिन इसको ये जो ब्लॉक है, इसको 4 देवता इंद्र, शिव, सूर्य और दुर्गा से जोड़ते हैं, लेकिन वासुदेव अग्रवाल ने बहुत अच्छी तरह से इसको प्रतीक करके यह जो चारों चक्र है, इस चक्रवर्ती सम्राट का ये धर्म चक्र प्रवर्तन है, जो बुद्ध ने जो किया धर्म चक्र प्रवर्तन अपने 5 जो शिष्यों के साथ जो प्रथम ज्ञान दिया, कौंडिन्य भाव और जो अश्वजीत वगैरह को, और इससे जो उसका ये प्रतीक है, और वहां से धर्म चक्र शुरू हो गया आपके ऊपर से जो आप देख रहे हैं, इसलिए इसी का ये प्रतीक है कि ये वो छोड़ दीजिए, माइक जो पूछा वो आगे आ गया। ये चक्र है, ये इसका ये प्रतीक, ये आप देखेंगे तो इसका एक प्रतीक होता है, और इसमें इस प्रतीक का ये चारों, इसलिए अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये जो शेर चारों तरफ बैठे हुए हैं, उकड़ू चारों दिशाओं में उकड़ू बैठे हुए शेर दिखाए गए हैं, एक दूसरे से पीठ सताते हुए। ये इसका मतलब ये है कि चारों दिशाओं में निडर होकर के बुद्ध ने अपनी बात को उन्होंने रखा, घोषणा किया, और उसी बात को यह अशोक भी दिखाना चाहता है कि हम माने जो सम्राट, जो एक शक्ति का प्रतीक होकर के अशोक बुद्ध के बात को हम चारों दिशाओं में लीडर होकर के इसको हम प्रचारित कर रहे हैं। ये अशोक माने मतलब ये है कि जो असली सारनाथ वाला अशोक स्तंभ है, जो चारों दिशाओं में सिंह, गर्जना के मुद्रा में सिंह है, वो निडरता का प्रतीक है। जो भारत के राजनीतिक दलों कह रहे हैं कि शेर सौम्य था, शांत था, विकास का प्रतीक था, वो खूंखार, आदमखोर और आतंकी लग रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि शेर को खूंखार और ही दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की परिक्रमा यही थी कि वो शेर को खूंखार दिखा रहे हैं कि भाई आप सीमाओं का अतिक्रमण उल्लंघन करेंगे तो हमारे शेर बैठे हुए हैं, क्योंकि शेर सौम्य तो हो नहीं सकता, और शेर अगर सौम्य और शालीन हो जाएगा तो उससे बड़े वहाँ पर कुत्ते की फोटो लगा देते, बकरी की लगा देते। आखिर शेर के लगाने के पीछे का उद्देश्य तो यही रहा होगा ना। शेर लगाने का उसका 2 प्रतीक है, चक्रवर्ती सम्राट जो शक्ति था अशोक का वो दिखाने के लिए, और बुद्ध भी चक्रवर्ती सम्राट के वंश के थे, इसलिए और उन्होंने और निडरता के साथ
मन चारों दिशाओं में अपनी बात को निडर, बुद्ध को भी बहुत से मारने कितने कितने बाधाएं आई उनके जीवन में, लेकिन वो निडरता के साथ अपनी बात को कहते रहे। अशोक यही दिखाना चाहता है। और ये सारनाथ में चारों दिशाओं में 4 सिंह को दिखाया, और जगह तो सिंह है ये चारों पशुओं का, लेकिन सारनाथ में इसके दिखाने का मतलब है कि चारों दिशाओं में निडर होकर के बुद्ध ने अपनी बात को रखा और मानवता के कल्याण के लिए। उसी का अशोक भी जो सम्राट है वो अपने शक्ति के प्रतीक लेकर के इसको विश्व में चारों दिशाओं में फैलाया। और इसकी जो एक विशेषता ये भी है कि आप जब देखेंगे चारों जो ये पशु दिखाए गए हैं, ये चारों पशुओं की भारत में परंपरा आपके सिंध सभ्यता से भी है। सिंध सभ्यता में आप देखेंगे तो सिंध सभ्यता में भी पशुओं का अंकन बहुत ही शालीनता के साथ किया गया है। और ये आप देखेंगे ये जो सिंध सभ्यता में जो पशुओं का अंकन है ये दैवी रूप में दिखाया जाता है, शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जनता से इसको संबंध जोड़ा जाता है। और ये इस तरह की ये जो प्राचीन जो ये विश्व की एक धरोहर है। हाँ, एक बात और है, और ये मौर्य काल के स्तंभ का एक विशेषता और है कि इस पर जो पालिश किया गया है, वो ये पालिश करने की विधि ये अशोक से पहले हमको किसी भी शिल्प में थी या नहीं थी, हमको ये कहीं अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिला। लेकिन हाँ, साहित्य में वर्णन में मिलता है, जैसे महाभारत में कहा गया है कि बहुत से जो है पानी और जो फर्श था उसको लोग पानी को फर्श समझते थे, फर्श को पानी समझते थे, माने उसको प्रकाश समझते थे और उससे बिछल जाते थे। ऐसी परंपरा पालिश का ये हमको साहित्य में मिल जाता है। लेकिन जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ जो पालिश की जो उसमें जो विधान है वो आज तक भी एक जो है वो पहली बनी हुई है। ये जो आपका स्पूनर ने कहा कि इसको ईरान से ये आयातित था, लेकिन वासुदेव अग्रवाल ने इसको खंडन किया है, कहा कि ईरान के जो स्तंभ थे उस पर पेंट से रंगा गया था और भारत के जो स्तंभ है वो पालिश किया गया है, जो वो कभी मिटने वाला नहीं है। और वो रंग कलर किया गया था। और जो ये कलाकार थे ये इसी को जो कलात्मक मौर्य काल का एक अद्भुत देन है। मार्शल ये भी कहते हैं कि थर्ड सेंचुरी BC ईस्वी सन के पूर्व अशोक काल में ऐसा भारत की एक अद्भुत कृति है, और ऐसी कृति जो विश्व में कहीं और दिखाई नहीं देती, न इसकी कोई तुलना की जा सकती है। हाँ, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ग्रीक यूनान से बना हुआ है, लेकिन ऐसा एक मिनट, आपका कहना है कि स्तंभों का इतिहास अशोक से पहले का है, वेदों में भी वर्णित है, लेकिन आमतौर पर जो प्रचलित है उसको अशोक स्तंभ ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज अगर लोगों को बताया जाएगा कि ये अशोक स्तंभ नहीं भारत का स्तंभ है जो वेद में है, तो फिर लोगों को ये समझने में दिक्कत होगी। आप कृपया इतिहास के नज़र में बताएं कि इसको अशोक स्तंभ क्यों कहा गया, और क्या इसको अशोक ने बनवाया इसलिए ये अशोक स्तंभ था, या पहले कोई और था, अशोक ने इसमें कोई परिवर्तित किया तब जाकर इसका नाम अशोक स्तंभ किया? क्या डिफरेंस है जो अशोक स्तंभ और जो आप पहले का स्तंभ बता रहे हैं उन दोनों में? देखिए, अशोक का जो स्तंभ है मौर्यकालीन स्तंभ एक ही खंड में, पत्थर के एक ही खंड में ये चुनार के पत्थर के लाल बलुए पत्थर से बने हुए हैं। भारत में अशोक ने जहां भी स्तंभ खड़ा किया ये चुनार के बलुए पत्थर के, आपके जो दिल्ली में जो दोनों स्तंभ हैं ये भी अशोक के बनाए हुए चुनार के बलुए पत्थर के हैं। और इसकी जो पालिश है वो अद्भुत है, आपका शरीर झलकता है। आप जाएंगे इसमें मैंने पालिश की विशेषता जो ये विदेशी लोग आपके जो स्कूलर से मैंने आपको कोट किया, कहा कि ये जो ईरान से आया, लेकिन हम तुलना नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि वो जो वहाँ के स्तंभ थे उस पर कलर किया गया था। हमारे इन स्तंभों पर कलर नहीं किया गया है, ये पालिश की विशेषता है। और यही नहीं, ये अद्भुत जो कृति है अशोक की, ये सौंदर्य की कला की दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से ये विश्व की मानव द्वारा निर्मित ये प्रथम कृति है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के। इसके तुलना में कोई कृति नहीं है। और ईरान नहीं, हमारे यहाँ से कलाकार सूसा और उसके परचोपोलिस बनाने के लिए गए थे, ये वर्णन मिलता है। और वहाँ से आकर के हमारे यहाँ अगर बनाए होते तो जो अशोक के समय में इतनी उच्च कला थी, वो आपके बराबर का जो लोवस ऋषि वाली गुफा है वो तो और बढ़िया बनना चाहिए था अगर ग्रीक आर्टिस्ट बनाए होते। तो वासुदेव सहवाल ने बड़े तार्किक ढंग से इसको सिद्ध किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वासुदेव अग्रवाल की भारतीय कला भाग 1 और चक्रध्वज उनकी दोनों किताब को जरूर देखिए, उससे आपकी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और ये जो
आपके जो ये दोनों जो कृति है, दीदारगंज की एक श्री जो पटना संग्रहालय में रखी गई है, वो भी विश्व के एक अद्भुत नारी सौंदर्य के प्रतीक है, वो भी मौर्य काल की है। उसमें भी जो पालिश है, जो अभी देखेंगे आप उसको, तो भी एक कला की दृष्टि से अद्भुत वो मानी जाती है। इसलिए अशोक का स्तंभ, इसलिए हमारे यहाँ स्तंभ बनाने की परंपरा बहुत प्राचीन रही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। लेकिन पहले वो काष्ठ के बनाए जाते थे, लेकिन एक ही पीस का होता था। हाँ, तो हमारे यहाँ लौह स्तंभ भी बनाए जाते हैं। आपने लौह स्तंभ की चर्चा की है, एक दिल्ली में खड़ा हुआ है जो ये चंद्र द्वितीय के उस शिलालेख के साथ मिलता है। वैसे ही भारत में एक और स्तंभ है जो राजा भोज ने बनवाया था, जो धार में जो 3 खंड में वहां टूट के गिरा हुआ रखा हुआ है। ये विश्व के दोनों महान स्तंभ हैं। जो आयरन पिलर इतने कैसे बनाए जाते थे, कैसे टेक्निक थी, ये भी हमारी विशेषता है स्तंभ खड़ा करने की। हमारे दैवी शक्ति, हमारे यज्ञ की प्रतीक, हमारे सारी अनुष्ठान की कृति और सारे देवता का निवास, ऐसा मान करके हम स्तंभ खड़ा करते थे। आज भी बहुत सी मंदिरों में आप देखेंगे, चाहे जगन्नाथपुरी का हो या साउथ के टेम्पल का हो, ये सारे वहाँ स्तंभ खड़ा किए जाते हैं और उसके ऊपर एक प्रतीक रूप में विष्णु ध्वज या कोई भी उसमें उसको प्रतीक रूप में उसको सबसे ऊपर ध्वज लगाया जाता है। ये सारे स्तंभ जो हमारे यहाँ परंपरा थी, ये धर्म से जोड़ करके हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए अशोक ने भी उसको उस अशोक सारनाथ में चारों चीज को क्यों दिखवाया? मेरा प्रश्न है कि ये जो स्तंभ है, ये धर्म चिन्ह प्रतीक है, शासक चिन्ह प्रतीक है, या उनके मन की उपज है? अशोक के मन में या जो इसके पहले जो मन, क्योंकि वो चाहते तो शेर के जगह हाथी का भी बना सकते थे, भालू का भी बना सकते थे। राजा लोग घोड़े और हाथी की सवारी करते थे तो घोड़े की बना सकते थे। मतलब इन घोड़े और हाथी के जगह उन्होंने शेर को ही क्यों स्तंभ में पिरोया? पहला प्रश्न। और दूसरा, इसका क्या मतलब है? शेर हिंसक, खुखार और किसी से ना डरने वाला प्रवृत्ति है, इस वजह से क्योंकि शेर अमूमन जल्दी दोस्ताना किसी से नहीं करता, अपनी आत्मरक्षा करता है और हमले की आशंका को देख करके हमला करता है। इस वजह से अशोक ने चुना होगा, क्योंकि अगर आप हाथी रखेंगे, उसे प्यार से बोलने लगेगा तो आपके साथ खेलने लगेगा। अगर आप घोड़ा रखेंगे, उससे आप प्यार से डील करेंगे तो आपको पीठ पर लेकर के दौड़ाने लगेगा। तो क्या उद्देश्य रहा होगा हमारे राजाओं को या वेद में जिन लोगों ने पहली बार स्तंभ बनाया होगा कि उनको शेर ही पसंद आया? इस विषय में डॉक्टर साहब कुछ एक्सप्लेन। शेर इसलिए बनाया अशोक ने, हमारा ऐसा सोचना है कि एक तो चक्रवर्ती सम्राट स्वयं, चक्रवर्ती सम्राट का प्रतीक थे चारों पशु और चक्र, और जो शेर है निडरता के साथ बुद्ध ने अपनी वाणी को दुनिया के सामने रखा। उसी बात को प्रचार चारों दिशाओं में शासन की दृष्टि से, शक्ति के दृष्टि से एक प्रशासक, जो निडर प्रशासक अशोक अपने को दिखाना चाहता था दुनिया में। इसलिए चारों दिशाओं में वो अपने शक्ति का प्रसारण करना चाहता था, एक प्रशासन का एक गुण दिखाना चाहता था। इसलिए योगी और चक्रवर्ती सम्राट, ये दोनों का मिलन उसमें हो जाता है। बुद्ध का जो आप ऊपर धर्म चक्र प्रवर्तन, जो काल चक्र जो है वही शुरुआत करते हैं, धर्म का चक्र शुरू हो गया। ये बुद्ध को भी दिखाना चाहता था अशोक, और अपने चारों दिशाओं में इस बात को फैलाया, ये वो भी दिखाना चाहता था, अपनी शक्ति का एक डंका पीटना चाहता था, निडर होकर के चारों दिशाओं में कहता था। इसीलिए शेर को उसमें क्यों आप देखेंगे मुंह खुला हुआ है, शेर दहाड़ता चारों तरफ दिखाए गए हैं, वो निडरता के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है। इसी बात को बुद्ध ने भी निडरता से किया। बुद्ध के जीवन में बहुत सी परेशानियां आई, बहुत उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन निडरता के साथ अपनी बात को आपके गया से लेकर के कपिलवस्तु और ये आपके वैशाली या सारनाथ तक अपनी निडरता के साथ अपनी बात को कहते रहे, और अंत में 5 वर्गीय अपने शिष्यों को उन्होंने दान दे करके विश्व के रूप में एक फैलाया। इसलिए वो शेर का प्रतीक है कि चारों प्रतीक में योगी ने उसको फैलाया, और फिर राजा का प्रतीक अशोक भी शामिल हो जाता है कि चारों दिशाओं में शक्ति एक प्रशासन के रूप में अशोक ने उसको फैलाया। ये उसका प्रतीक है, निडरता का प्रतीक है। स्तंभों पर तो चर्चा हो गई डॉक्टर साहब, अशोक स्तंभ को क्यों कहा गया ये चर्चा हो गई। एक चीज बताइए कि सारनाथ में ही चारों तरफ देखता हुआ सिंह दिख रहा है और बाकी हर जगह एकल सिंह है। इसके विषय में आप कुछ विवरण बताइए कि वो सारनाथ में ही उस तरह की क्यों है, और हमने सारनाथ वाले सिंह को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों माना,
जो हमारे पासपोर्ट पर है, हमारे स्टैम्प पे है, या हमारे भारत के किसी भी है। और उसकी महत्ता यह है कि भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा और कोई आदमी नहीं कर सकता है। इस विषय में कि उस सारनाथ का क्या महत्व है और सारनाथ का 4 सिंह वाला क्यों है और हर जगह सिंगल सिंह क्यों है। देखिए, जब बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में, तो वहाँ से बोध गया से सीधे वो सारनाथ आए और बिगताओ वन में वहाँ उनके जो 5 सहयोगी थे, कौंडिन्य महाभारत जो नाम आता है, और इसमें प्रथम ज्ञान बुद्ध ने वहीं से अपने धर्म का शुरुआत किया। धर्म का चक्र उन्होंने वहीं से शुरुआत किया, इसलिए अशोक ने यह स्थापित यहाँ किया और चारों से को स्थापित दिखाया और ऊपर धर्म चक्र परिवर्तन का एक रूप दिया था जो इसमें नहीं दिखाई दिया, वो गिर गया है, लेकिन जो कैसे लगाया गया था उस सारनाथ वाले मूल स्तंभ में ये उसका खुर्चा हुआ पोर्शन दिखाई देता है। जो ये आपको एक चित्रकला में हमने दिखाया, उसको लाइन में ऊपर जो ये परिवर्तन का रूप दिखाया वो अशोक चक्र का था और उसमें अशोक चक्र जो बुद्ध ने चलाया, धर्म का चक्र चलाया, धर्म परिवर्तन किया, धर्म ज्ञान दिया। चिन्ह मुद्रा में उनकी जो मूर्तियां वहां से मिलती हैं, तो ये प्रतीक था एक चक्रवर्ती सम्राट का जो सन्यासी हो गया था और सन्यासी के रूप में अपने बात को निडरता के साथ दुनिया के सामने रखा। फिर अशोक ये भी कहना चाहता है कि वो हम प्रशासन के रूप में, अशोक का मतलब क्या, मेरे शासन भी चारों दिशाओं में निडर होकर के शक्ति के प्रतीक के रूप में और करुणा से लेकर के दया, सबका कल्याण करने के लिए चारों दिशाओं में निडरता के साथ, इसलिए सिंह का मुंह खुला हुआ दिखाया क्योंकि सिंह दहाड़ता हुआ अपनी बात को निडरता के साथ उस बात को प्रचार करता है और जनता के सामने रखता है, जनता के कल्याण के लिए प्रचार करता है और ये दिखाना चाहता है कि शक्ति का प्रतीक अशोक वो बौद्ध धर्म के पीछे खड़ा है और प्रचार में लगा हुआ है। इसलिए वहाँ योगी का और धर्म परिवर्तन का और सम्राट का शक्ति ये दोनों वहाँ मिल जाता है। इसलिए चारों दिशाओं में अशोक फैलाने के लिए वो दिखाया सारनाथ का, क्योंकि प्रथम ज्ञान जो बुद्ध ने जो दिया था वो कहा था कि वो जो 5 अपने शिष्यों को कि दुख है, दुख का कारण भी होता है, दुख निरोध हो सकता है और दुख का मार्ग भी हम इसको अष्टांगिक मार्ग द्वारा खत्म नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया जो ये चारों दिशाओं को जो ज्ञान की जो प्रथम बहाव किया बुद्ध ने, उस बहाव को दिखाने के लिए ये चारों शीर्ष के निडरता के साथ अशोक ने उसको दिखाने की कोशिश किया है। डॉक्टर साहब, अब अंतिम प्रश्न आपको अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से इन स्तंभों का क्या महत्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो स्तंभों का उद्घाटन किया, इस पर जो विवाद आया है, आप इतिहास के नज़र से आप उसमें क्या तब्दीली पाते हैं? और अगर आपको लगता है कि शेर दहाड़ता और खुखारता हुआ है, तो जैसा आपने कहा कि भगवान बुद्ध ने तो उसको दहाड़ता हुआ बताया था क्योंकि उसको सिंह गर्जना का रूप दिया था लोग, तो उसमें सिंह सौम्य और शालीन और प्रगति का क्या मतलब है? और क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतिम 2 मिनट आपको अपने हिसाब से जो आप कहना चाहें दर्शक? मैं ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अशोक का यह सिंह स्तंभ हमको पूर्ण रूप से, हालांकि मूल स्तंभ के ऊपर रखा हुआ था लेकिन नीचे जमीन में ऊपर का खंड गिरा हुआ 1905 में मिला खुदाई में, और वो लेकिन ये कोई खंडित नहीं हुआ, थोड़ा सा विस्तर थोड़ा सा हुआ कोने होने पर, लेकिन मूल स्तंभ हमको बच गया है। और हम भाग्यशाली हैं कि ये अशोक के जो महान सम्राट, विश्व का एक अद्भुत राजा जिसने अपनी बातों को रखा दुनिया के सामने और करुणा और सबको मेल करके सबको मिलाने की मानवता की बात की, उस अशोक ने उस सारनाथ में किया, क्योंकि बुद्ध का जो ज्ञान का जो प्रतीक था वह सारनाथ का जो ज्ञान प्रथम दिया था 5 अपने शिष्यों से, और वहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, चारों दिशाओं में चारों तरफ भेजा अपने पंचवर्गीय अपने शिष्यों को और प्रचार किया। इसलिए अशोक दिखाना चाहता था कि निडर होकर के वहां से बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया और उस बौद्ध धर्म के प्रचार में राज शक्ति अशोक भी साथ था, अशोक भी साथ दिया। और ये स्तंभ भारतीय कला के एक अद्भुत देन है। और अशोककालीन ये मौर्य कला का जो स्तंभ का जो ऊपर का जो उसका जो स्तंभ के लेख है, कला के दृष्टि से, सौंदर्य के दृष्टि से, पालिश के ओप के जो उसमें किया गया वो और दीदारगंज की अक्षरी, यह कला 3री शताब्दी ईसा पूर्व की भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक अद्भुत देन मानी जाती है। इसलिए यह महान ये अशोक का ये उसने सारनाथ से जो दिखाया है वो योगी का, मेरे अशोक का अपने प्रशासन
और अशोक के विचार को बुद्ध के विचार को फैलाने में अपनी शक्ति लगा देता है। चारों दिशाओं में निडरता से दिखाया। इस अशोक के चारों दिशाओं में दिखाने का ये प्रतीक, ये अशोक का एक महान कृति है। और इसलिए हम अशोक के हम ही नहीं बल्कि दुनिया ऋणी है। और उसके प्रचार हुआ कि अपने स्वयं अपने पुत्र और पुत्री को पूरा विदेश प्रचार करने के लिए भेजता है। लंका में उसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा लड़की जाती है। और आज जो आप देख रहे हैं चीन, जापान, ये सारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, वो सारनाथ से जिसकी शुरुआत हुई थी, वो आज भी बनी हुई है श्रृंखला उसकी। ये उससे हमको उसके प्रतीक मिलता है, ये उससे हमको ज्ञान मिलता है कि जो अशोक ने जो बुद्ध के बाद को सारनाथ से जो फैलाया, वो आज तक भी विश्व में फैल रहा है। ये भारत की और ये स्तंभ की अशोक की ये एक अद्भुत देन है। और उस दिन के लिए हम अशोक के ऋणी हैं। और हम भारत सरकार उसको अपना प्रसिद्ध चिन्ह माने। ये इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो विश्व में शांति हो, मानव कल्याण हो और सारे सबका विकास हो। इस तरह की जो अशोक के विचार थे, जनता का कल्याण दिन रात सोचा करता था, लगा रहता था। उसने अपने बल्कि जो हिंसा होती थी और उनके जो किचन में जो आपके जो पशुओं का वध किया जाता था, वो वध भी उसने बंद करवाया। और वृक्षों को वो दान देना और तालाब खुदवाना, ये सारे वृक्ष लगाना, सड़क का निर्माण करना, ये जो अशोक ने किया। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, बोध गया, ये सारे जो लौरिया, नंदनवन या ये जो अशोक जो उनके साक्यों का जन्म जहाँ जो थी आपकी, ये सब अशोक ने किया है। एक अद्भुत देन है। इसलिए हम अशोक के ऋणी हैं। और भारत सरकार ने उसको अपना चिन्ह मान करके विश्व में हमारे उस ज्ञान का एक जो है उस राष्ट्र का जो अशोक ने फैलाया, विचार फैलाया, वो उसको अपना लिया है। ये ऋणी है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने उसको स्वीकार करके, और ये भारतीय इतिहासकारों ने जो उसमें सजेस्ट किया था, उसमें बहुत से लोग थे और ये इसको प्रतीक माना गया। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। आप थे डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी, प्रख्यात इतिहासकार, जिन्होंने इतिहास की नज़र से प्रतीकों का वर्णन बताया और ये बताया कि ये स्तंभों का क्या मतलब है और कब से है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण ये बात था कि हम स्तंभों पे अगर कोई चर्चा करें तो वो हमारे वेद, पुराण और धर्मों से आता है। ना तो ये अशोक के ज़माने से शुरू हुआ और ना ही नरेंद्र मोदी के ज़माने में बना। ये एक जानने वाली बात है। डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने ये वेद का वर्णन देते हुए बताया कि सबसे पहले वेद के किस खंड, किस भाग में स्तंभ की चर्चा की गई है। लेकिन चूंकि आज स्तंभों पर मैंने डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी को आमंत्रित इसलिए किया है कि वेद पर स्तंभ पर बहुत भारी बवाल है और बहुत सारे सवाल हैं। राजनीतिक सवाल तो राजनीतिक मंच और राजनीतिक लोगों से दी जाती रहेंगी, लेकिन जो सवाल ऐतिहासिक हैं, क्योंकि लोगों के नज़र में ये आएगा ना कि भाई स्तंभ है तो ये कब बना, इसकी परिकल्पना कब हुई और किस तरह से भारत में स्तंभों का निर्माण शुरू हुआ। इसीलिए हमने इतिहासकार डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी को आमंत्रित किया था इस विषय में चर्चा करने के लिए। जहाँ तक रहा पार्लियामेंट का स्तंभ का सवाल, सबसे पहले मैं अपने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं है। वो ओरिजिनल सारनाथ का सिंह का ही प्रतिरूप है। अंतर है पाषाण में और कांस्य में। एक्चुअल में क्या है कि सारनाथ वाला जो अशोक स्तंभ है, जिसको भारत के स्टैम्प पेपर पर, पासपोर्ट पर और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक रूप में लिया गया है, वो पत्थर पर खुदवा करके बनाया गया है। लेकिन जो संसद भवन के छत पर बना है वो तांबे का बना हुआ है। तो तांबे और पत्थर के संरचना में देखने में अंतर लगती है। दूसरा बात मैंने कहा था कि उस पार्लियामेंट के ऊपर वाला अशोक स्तंभ की ऊंचाई इतनी है कि आपने देखा होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी खड़ा है तो उस सिंह के पाँव के नीचे ही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो जब कैमरे की लेंस नीचे से जाएगी तो दांत आपको खूंखार दिखेगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने कहा कि जो भगवान बुद्ध ने सिंहों को सिंह गर्जना के रूप में दिखाया था, वो उनका उद्देश्य ये था कि वो अपने सीमाओं के चारों तरफ ये बात फैलाना चाहते थे कि ये जो सीमा है जहाँ पर ये सिंह दहाड़ता हुआ आपका इंतजार कर रहा है, सीमा का रखवाली कर रहा है, अगर सिंह सौम्य शांत और सोया हुआ सीमा पर बैठेगा तो क्या रखवाली करेगा।
तो अगर डॉक्टर साहब की ये बात माने, भगवान बुद्ध के परिकल्पना को माने, तो वो सिंह को खुखार गुराता हुआ और सिंह गर्जना करते हुए ही मानना चाहिए। अगर विपक्ष के लोग संसद भवन के छत पर प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किए सिंहों को गरजते, हिंसक और खुखार बता रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि भगवान बुद्ध के परिकल्पना और अशोक के परिकल्पना को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। तो एक बार और बधाई के पत्र है नरेंद्र मोदी कि जो चीज़ किसी और ने नहीं किया वो माननीय मोदी जी ने किया है। भगवान बुद्ध के परिकल्पना को साकार किया है, अशोक के परिकल्पना को साकार किया है, और आज बुद्ध और अशोक के ज़माने का अशोक स्तंभ पुनः स्थापित हुआ है। अगर हम विपक्षियों की इस बात को मान लें कि सिंह हिंसक और आक्रामक दिख रहा है तो, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग और सब लोगों ने कहा है कि सारनाथ वाला ही तस्वीर है, ऊंचाई से ली गई तस्वीर और ऊंचाई में बनाई गई तस्वीर की वजह से कुछ परिवर्तित दिख रहा है। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात मानूं तो मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध के परिकल्पना को साकार किया है। मतलब वर्तमान भारत बुद्ध की भारत है और बुद्ध के सपनों को साकार करती भारत है। वर्तमान भारत अशोक के तलवार के तप पर दुनिया को बताते हुए भारत है कि अगर आप हमारे सीमा के अतिक्रमण पर सोचेंगे तो आपका सीमा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके सीमा हमारे सीमा के अंदर समाहित हो जाएगा। जैसा अशोक ने अपने तलवार के बल पर पूरी दुनिया जीत के साबित किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आदरणीय प्रेमराज द्विवेदी जी को सादर प्रणाम करते हुए डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी को एक बार बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने इतिहास के नज़र में ऐतिहासिक परिदृश्य और स्तंभों के इतिहास पर मार्गदर्शन किया है। फिर डॉक्टर साहब से मैं किसी ऐतिहासिक मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी समूह में वितरित करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।